अमेरिका की समुद्री ताकत को दशकों से दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। जब भी किसी देश पर दबाव बनाना हो, किसी समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करना हो या दूर बैठे किसी दुश्मन को संदेश देना हो, तब अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार उसके विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक दुनिया में यह माना गया कि अमेरिका की असली सैन्य ताकत उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में छिपी है। लेकिन अब वही अमेरिका अपने सबसे आधुनिक और सबसे महंगे फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम पर दोबारा विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की एक समीक्षा ने इन जहाजों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह खबर सिर्फ एक जहाज या एक रक्षा परियोजना की नहीं है, बल्कि है उस सोच पर सवाल है जिसने दशकों तक अमेरिकी समुद्री रणनीति को दिशा दी। फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका ने भविष्य की नौसेना का चेहरा बताया था। इसे पुराने निमिटेज क्लास जहाजों से कहीं ज्यादा आधुनिक, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्मार्ट माना गया। इस क्लास का सबसे पहला जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड है, जिसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया। इसमें नई लॉन्च प्रणाली, ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता, बेहतर रडार, कम क्रू के साथ संचालन और तेजी से अधिक विमान मिशन चलाने की क्षमता जैसी खूबियां बताई गईं। अमेरिका का दावा था कि यह जहाज आने वाले कई दशकों तक समुद्र पर उसका दबदबा बनाए रखेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने महंगे जहाज भविष्य के युद्ध में सच में उतने उपयोगी रहेंगे जितना पहले सोचा गया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इसकी लागत है। एक फोर्ड क्लास कैरियर की कीमत इतनी बढ़ गई कि उसने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। अरबों डॉलर की लागत वाले इन जहाजों को बनाना, चलाना, उनकी सुरक्षा करना और उनके साथ पूरे स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करना बेहद महंगा पड़ता है। जब अमेरिका पहले से ही राष्ट्रीय कर्ज, रक्षा बजट दबाव और कई मोर्चों पर खर्च झेल रहा है, तब यह सवाल तेज हो गया है कि क्या इतने महंगे प्लेटफॉर्म पर निवेश जारी रखना सही है। अगर एक ही जहाज पर इतनी रकम लगती है तो उसी पैसों से दर्जनों ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां या छोटे युद्धपोत खरीदे जा सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा तकनीकी दिक्कतों का रहा है। फोर्ड क्लास में नई तकनीकें लगाई गई, लेकिन कई सिस्टम शुरुआती वर्षों में उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर पाए। खास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को लेकर काफी चर्चा हुई। यह सिस्टम पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट की जगह लगाया गया था ताकि विमान ज्यादा तेजी से और कुशलता से लॉन्च हो सके। लेकिन शुरुआती चरणों में इसमें विश्वसनीयता से जुड़े सवाल उठे। हथियार, लिफ्ट सिस्टम, रखरखाव और संचालन क्षमता पर भी आलोचना हुई। अमेरिका जैसे देश के लिए यह सामान्य तकनीकी चुनौती हो सकती है, लेकिन जब जहाज की कीमत इतनी बड़ी हो तब छोटी समस्या भी बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन जाती है। अब असली सवाल यह है कि क्या दुनिया बदल चुकी है और क्या एयरक्राफ्ट कैरियर का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले कैरियर समुद्र के राजा माने जाते थे क्योंकि वे चलते फिरते एयरवेस हैं। वे हजारों किलोमीटर दूर जाकर हवाई हमले कर सकते हैं, युद्धक विमान तैनात कर सकते हैं और किसी क्षेत्र में स्थायी दबदबा बना सकते हैं। लेकिन अब चीन और रूस जैसे देशों ने लंबी दूरी की एंटी मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, सैटेलाइट निगरानी नेटवर्क और ड्रोन तकनीक में तेजी से प्रगति की है। इसका मतलब यह है कि अब विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। अगर दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर से जहाज को ट्रैक कर सकता है और उस पर तेज रफ्तार से मिसाइल दाग सकता है, तो फिर इतना महंगा जहाज जोखिम में पड़ सकता है। चीन का उदाहरण यहाँ सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। चीन ने एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीति विकसित की है। इसका मकसद है कि अमेरिकी नौसेना को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आसानी से प्रवेश न करने दिया जाए। चीन की DF-21D और DF-26 जैसी मिसाइलों को कैरियर किलर कहा जाता है। इन मिसाइलों का उद्देश्य बड़े युद्धपोतों को दूर से निशाना बनाना है। अगर अमेरिकी कैरियर को चीन के तट से बहुत दूर रहना पड़े तो उसके विमान मिशन सीमित हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य का युद्ध छोटे, तेज, बिखरे हुए और नेटवर्क आधारित प्लेटफॉर्म से लड़ा जाएगा, न कि सिर्फ बड़े कैरियर से। अमेरिकी नौसेना के सामने दुविधा यह है कि कैरियर सिर्फ युद्ध का साधन नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक भी है। जब किसी क्षेत्र में अमेरिकी कैरियर पहुंचता है तो वह सिर्फ सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है। मध्य पूर्व, इंडो पैसिफिक, भूमध्य सागर और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में कैरियर की मौजूदगी से
अमेरिका अपने सहयोगियों को भरोसा देता है और विरोधियों पर दबाव बनाता है, इसलिए उन्हें छोड़ना आसान फैसला नहीं है। अगर अमेरिका कैरियर कम करता है तो दुनिया उसे उसकी रणनीतिक कमजोरी या प्राथमिकताओं में बदलाव के रूप में देख सकती है। फोर्ड क्लास समीक्षा का एक मतलब यह भी है कि अमेरिका यह देख रहा है कि अगली पीढ़ी की नौसेना कैसी होनी चाहिए। क्या वह विशाल जहाजों पर ज्यादा निर्भर रहे या ज्यादा संकट में छोटे जहाज, मानव रहित सिस्टम, मिसाइल प्लेटफॉर्म और परमाणु पनडुब्बियों पर फोकस करे। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में एक बड़े जहाज को बचाने की बजाय कई छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ज्यादा उपयोगी होंगे। अगर एक प्लेटफॉर्म नष्ट हो जाए तो पूरी क्षमता खत्म नहीं होगी, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला सफल होने का मतलब है अरबों डॉलर और बड़ी सामरिक क्षमता का नुकसान हो सकता है। अमेरिका की घरेलू राजनीति भी इस मुद्दे से जुड़ी है। रक्षा बजट पर कांग्रेस में हमेशा बहस होती है। कुछ नेता कहते हैं कि नौसेना को बड़े जहाज चाहिए क्योंकि अमेरिका को 2 महासागरों में मौजूद रहना पड़ता है। दूसरा नेता कहता है कि रक्षा बजट का इस्तेमाल ज्यादा व्यवहारिक और आधुनिक प्रणालियों पर होना चाहिए। फोर्ड क्लास पर लागत बढ़ने और देरी होने से आलोचकों को मौका मिला है। वे पूछ रहे हैं कि जब ड्रोन युद्ध का दौर है तब इतने महंगे जहाजों की क्या जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस बहस में जुड़ता रहा है। ट्रंप पहले भी फोर्ड क्लास की कुछ तकनीकों, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम की आलोचना कर चुके हैं। उनका तर्क था कि जटिल सिस्टम की जगह सरल और भरोसेमंद विकल्प बेहतर है। हालांकि यह राजनीतिक बयानबाजी भी हो सकती है, लेकिन इससे यह दिखता है कि अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व के भीतर भी इस कार्यक्रम को लेकर मतभेद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फोर्ड क्लास बंद कर देगा? इसका सीधा जवाब है फिलहाल तो नहीं करेगा। अधिकांश संभावना यह है कि अमेरिका तुरंत कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, क्योंकि कई जहाज निर्माणाधीन है और अरबों डॉलर पहले ही निवेश हो चुके हैं। लेकिन भविष्य के ऑर्डर, संख्या और डिजाइन में बदलाव संभव है, यानी आगे के जहाज कम बने, देरी से बने या नई जरूरतों के हिसाब से बदले जाएं। यह भी संभव है कि कैरियर बने रहें, लेकिन उनके साथ बड़े पैमाने पर ड्रोन, विंग और मिसाइल रक्षा सिस्टम जोड़े जाएं। भारत के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भी विमान वाहक पोत रणनीति पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, जबकि तीसरे कैरियर पर बहस चलती रही है। अगर अमेरिका जैसे देश अपने विशाल कैरियर मॉडल पर पुनर्विचार कर रहे हैं तो भारत सहित कई देशों को यह देखना होगा कि भविष्य में बड़े कैरियर बेहतर हैं या मिश्रित मॉडल। भारत के लिए हिंद महासागर में कैरियर अभी भी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ चीन जैसी एंटी कैरियर मिसाइल चुनौती उतनी व्यापक नहीं है जितनी पश्चिमी प्रशांत में है। लेकिन लंबी अवधि की योजना बनाते समय नई तकनीकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है मानव रहित विमान। भविष्य के कैरियर सिर्फ लड़ाकू विमान, जेट लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म नहीं रहेंगे। वे ड्रोन, निगरानी विमान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और लंबी दूरी के मानव रहित स्ट्राइक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कैरियर की उपयोगिता फिर से बढ़ सकती है। इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कैरियर खत्म हो रहे हैं। असल सवाल यह है कि कैरियर का रूप बदल रहा है। अमेरिकी नौसेना दशकों से कैरियर केंद्रित रही है। पर्ल हार्बर के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध, कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और इराक तक कैरियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे क्षेत्रों में भी हमला करने की क्षमता देते हैं जहां अमेरिका के पास जमीन पर एयरबेस नहीं होते। इसीलिए कैरियर का रणनीतिक महत्व आज भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में अब उनकी सुरक्षा महंगी और जटिल हो गई है। फोर्ड क्लास समीक्षा से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका आने वाले दशक में चीन को प्राथमिक चुनौती मान रहा है। चीन से मुकाबले के लिए सिर्फ पारंपरिक कैरियर पर्याप्त है या नहीं, यह सवाल गंभीर है। प्रशांत महासागर में दूरी बहुत बड़ी है, दुश्मन के पास मिसाइल नेटवर्क मजबूत है और सैटेलाइट निगरानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका को नई सोच अपनानी होगी। शायद कैरियर रहेंगे, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ पनडुब्बी, लंबी दूरी के बमवर्षक, साइबर युद्ध और ड्रोन नेटवर्क भी मौजूद रहेंगे। अगर अमेरिका कैरियर संख्या घटाता है तो उसका असर सहयोगी देशों पर भी पड़ेगा।